नीट मामले पर बीजेपी का बड़ा बयान, छात्रों के हित में सरकार प्रतिबंध, पेपर लीक पर होगी सख्त कार्रवाई। निर्मल जैन होंगे दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन, मुख्यमंत्री ने निर्मल जैन के नाम की घोषणा। पूर्व महापौर निर्मल जैन को मिली नई जिम्मेदारी। कक्षा 9 की एनसीईआरटी किताबों का इंतजार जारी, नई किताब नहीं मिलने से छात्र परेशान, बुक स्टोर पर कई एनसीईआरटी की किताब अभी भी नहीं पहुंची। पुनारी रंजिश में युवक पर चाकू से हमला, दयालपुर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, चाकूबाजी मामले में आरोपी दबोचा, चाकू बरामद। नमस्कार, मैं कात्यायनी भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका आज के खास प्रोग्राम पूर्व दिल्ली खास में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर अनिल गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं और छात्रों के भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही केंद्र सरकार को नीट परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक की जानकारी मिली, तुरंत कार्रवाई शुरू की गई। सरकार ने कम समय में दोबारा परीक्षा कराई और जल्द ही उसका परिणाम भी घोषित कर दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि सरकार की छात्रों के हित के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि हर छात्र को निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा का मौका मिले। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि भविष्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक या किसी तरह की अनियमितता सामने आने पर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर मामले का जल्द निपटारा भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार ऐसी व्यवस्था बनाने पर काम कर रही है जिससे मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे और परीक्षा प्रणाली पर लोगों का भरोसा बना रहे। नीट की परीक्षा में कंप्रोमाइज हुआ है, खुद से निर्णय लिया कि उसको रद्द करके री टेस्ट कराएंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और 1 महीने के अंदर ही री टेस्ट करा के फिर 20 दिन में रिजल्ट लेके और आज बच्चों ने काउंसलिंग शुरू कर दी है, एडमिशन लेना शुरू कर दिया। तो ये सरकार की तत्परता है, सरकार की कमिटमेंट है छात्रों के प्रति। अगर आप पूरे एपिसोड को देखो तो 20 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट दिया, इसी तरीके से जेईई दिया 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने, इसी तरीके से 2 लाख से ज्यादा ने सीयूईटी एग्जाम दिया। कहीं भी अगर ऐसा मैन्युअली लगता है कि गड़बड़ी है तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है समय पर। और इस पर्टिकुलर एपिसोड में भी 13 के करीब 13 से ज्यादा लोग जो दोषी हैं उनको ऑलरेडी वो अरेस्ट हो चुके हैं। आगे भी सख्त कार्रवाई होगी और सरकार ने ये भी तय किया कि अब आगे से जो नीट होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो सरकार ने प्रोएक्टिव होके कार्रवाई की है, सरकार को अप्रिशिएट करना चाहिए। पर दुखद ये है कि आज जो विपक्षी दल है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज उनके पास मोदी जी के सामने खड़े होने वाला कोई नेता नहीं है, तो वो उनको लगता है कि कुछ लोगों को गुमराह करके वो इस तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर और भाजपा के वरिष्ठ नेता निर्मल जैन को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का नया चेयरमैन बनाया गया जाने की घोषणा की गई। आपको बता दें कि हालांकि इस संबंध में अभी अधिकारी और अधिसूचक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी जन्मदिन पर सिविल लाइन स्थित लोक सदन में आयोजित जैन समाज के कार्यक्रम में ये घोषणा की थी और जैन समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद थे वहां पे। और जैन मुनि उपाध्याय 108 गुप्ती सागर जी महाराज ने भी मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहली बार दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन जैन समाज से बनाया जाएगा और इसके लिए निर्मल जैन का चयन किया गया है। आपको बता दें निर्मल जैन भाजपा के लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ता रह चुके हैं और अभी भी हैं। वो पूर्वी दिल्ली के महापौर और शादरा जिला भाजपा
के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। घोषणा के बाद जैन समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया और निर्मल जैन ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपा नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि इस नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से सबके सामने सारी समाज के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और उससे भी बड़ा आशीर्वाद जो है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी एवं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय हर्ष मल्होत्रा जी, उनका पूरे संगठन के नेतृत्व का मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने मान दिया। मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जब कभी भी मुझे काम पार्टी ने, संगठन ने जो दिया, मैंने पूरी निष्ठा से उसको निभाया है और मैं परमपिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस रूप में शक्ति दे। जो संगठन ने मुझे ये मौका दिया है, संगठन ने जो आदेश दिया है मेरे को, मैं इस काम को भली भांति कर सकूँ। एक बारी पुनः राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व का और दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और एक बारी फिर प्रभु से मैं आशीर्वाद मांगता हूं कि मुझे प्रभु अपने चरणों में वास दे और मुझे इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए पूरी शक्ति प्रदान करे। दिल्ली में स्कूल खुले हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन कक्षा 9वीं की नई एनसीईआरटी की सभी किताबें अभी तक छात्रों को नहीं मिली है। जी हां, आपको बता दें कि नई शिक्षा व्यवस्था के तहत बदले गए सिलेबस के कारण कई विषयों की किताब अभी भी बुक स्टोर पर नहीं पहुंची है। बुक स्टोर संचालकों का कहना है कि इंग्लिश मीडियम की कुछ किताबें आ गई हैं, लेकिन सोशल साइंस और गणित के दूसरे भाग की किताब अभी उपलब्ध नहीं है। वहीं हिंदी मीडियम में भी कई जरूरी किताब की कमी बनी हुई है। रोजाना बड़ी संख्या में छात्र और अभिभावक किताब खरीदने पहुंच रहे हैं, लेकिन स्टोर न होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि बाकी किताब 1-2 दिन में आने की उम्मीद है। अभिभावकों का कहना है कि सत्र शुरू होने के साथ ही सभी किताबें उपलब्ध होनी चाहिए थी ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित ना हो। बुक स्टोर संचालकों का कहना है कि कक्षा 9 आगे कि बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण आधार होती है। ऐसे में समय पर पूरी किताब नहीं मिलने से छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी पर असर पड़ सकता है। लोगों ने संबंधित विभाग से जल्द सभी किताबें उपलब्ध कराने की मांग की है। अभी ज़्यादा हिंदी में एसएसटी का सेकंड पार्ट नहीं आया, मैथ का सेकंड पार्ट नहीं आया और हिंदी में मैथ का फर्स्ट पार्ट आ गया। अभी इससे आगे कुछ नहीं आया, ना साइंस आई है ना एसएसटी आई है हिंदी में। धीरे धीरे आ रही हैं किताबें। वो स्टूडेंट तो चक्कर लगाते ही हैं, जो भी आते हैं। हम भी अपने तरफ से एफर्ट्स करते हैं कि जितनी जल्दी मार्केट से आ जाए किताबें। जैसे भी हमें पता लगता है इंडेंट आ गया किताबें आने वाली, तो हमें भी टाइम तो लगता है वहाँ लेने में, भीड़ बहुत होती है, मगर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा किताबें अवेलेबल करवा पाएँ। भैया 9th का इन्हें कोर्स जो इन्होंने बदला है, इन्हें पहले पूरी तैयारी करनी चाहिए थी, किताबें पहले छापनी चाहिए थी। ठीक है जी, इस वजह से अब स्कूल खुलने के बाद किताबें बिल्कुल भी नहीं आई हैं। अभी तक इंग्लिश मीडियम का भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। कौन सी किताबें ऐसी? एसएसटी का सेकंड पार्ट नहीं आया, 9th का मैथ का सेकंड पार्ट नहीं आया और हिंदी मीडियम की कोई किताब मैथ को छोड़ के नहीं आई है अब ये सरकार को ये जो बुकें हैं, ये बुकें अभी चेंज नहीं करनी चाहिए जब तक कोर्स नहीं आया था। या तो पूरा कोर्स इकट्ठा होने के बाद ये इसको चेंज करना चाहिए था। यहाँ जो रेगुलर चल रही थी पिछले साल किताब, उसी किताब को रिपीट करना चाहिए था। अब इस समय समस्या इतनी है, अभी इंग्लिश मीडियम का तो चलो कोर्स लगभग पूरा हो गया है। किताबें 5 जो होनी चाहिए मेन किताबें, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी। और हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं अभी तक उनके लिए ना तो मैथ आया है, ना विज्ञान आया है, ना समाज आया है, जो मेन सब्जेक्ट होता है। अब उन्हें इतनी परेशानी है और इस समय अगस्त चलने वाला है। अब वो सितंबर से हो जाएंगे पेपर शुरू। अब वो किस तरह से पढ़ाई करेंगे अपनी। अब ये इस चीज़ को सरकार को पहले सोचना चाहिए था कि ये बच्चे कैसे कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई को और आगे कैसे इसकी पढ़ाई करेंगे। अब 9th क्लास ऐसी क्लास होती है जो बेस होता है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, जो 10th क्लास के में भी इनको प्रेफर करेगी। और अभी तक इस तरह किताब पूरी नहीं हो पाई है इस चीज़ की। देखिए, अभी जो आप कह रहे हो उनका जो पहला वॉल्यूम है वो तो आ चुका है
और अभी दूसरा स्टार्ट नहीं हुआ है। देखिए, कुछ भी चीज़ों को जब चेंज हुआ है तो उसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही। तो मैं जो समझता हूँ, जब तक शायद दूसरा वॉल्यूम इनका स्टार्ट होगा, तो जब तक शायद जो सरकार है इसको उपलब्ध करा दे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना पुलिस ने चाकूबाजी के एक मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक 22 जुलाई को ओल्ड मुस्तफाबाद की गली नंबर 24 में चाकूबाजी की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि घायल वसीम को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल भेजा जा चुका है। जांच में एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वसीम किसी से भुगतान लेने आया था। इसी दौरान शाहरुख नाम के युवक ने अचानक उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में वसीम के सीने पर गंभीर चोट लगी और पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी और घायल के रिश्तेदार के बीच पहले से ही किसी बात को लेकर विवाद और रंजिश के कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच और स्थानीय सूचना के आधार पर 24 वर्षीय शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। उसकी निशानदेही पर हमला करने में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। उत्तर पूर्वी जिला विकास समिति की बैठक रोहतास नगर के विधायक जितेंद्र महाजन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। आपको बता दें कि बैठक में जिले की सभी विधायक और जिलाधिकारी, एडीएम और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिले की कई अहम समस्याओं पर भी चर्चा हुई और इसमें सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण, जलभराव, पेयजल और वेलकम झील की सफाई, जीटीबी अस्पताल की व्यवस्था, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप और आयुष्मान योग मंदिर, अवैध गेस्ट हाउस और कावड़ सीवरों की तैयारी शामिल रही। आपको बता दें कि विधायकों ने अतिक्रमण हटाने में लापरवाही पर नाराजगी जताई और इस पर जिलाधिकारी अजय कुमार ने कहा कि अगले 1 महीने के भीतर विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा और लापरवाही करने पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। विधायक जितेंद्र महाजन ने बताया कि जीटीबी अस्पताल के निरीक्षण में कई कमियां मिली हैं, जिसकी रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सभी फैसलों पर समयबद्ध तरीके से अमल किया जाएगा। जिला विकास समिति की आज बैठक हुई। बैठक में जिले से संबंधित प्रमुख विषयों को उठाया गया और अतिक्रमण को लेकर समाज में और विधायकों में भी नाराजगी है कि संबंधित विभागों के द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, खानापूर्ति की जाती। आज की मीटिंग में अधिकारियों को स्पष्ट संकेत दिया गया कि अतिक्रमण हटाना होगा, नहीं तो आपको जाना होगा। और इसके बारे में ये भी तय हुआ कि एक बार डीएम साहब के साथ हम अलग से बैठेंगे और निश्चित रूप से प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण हटाए। बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है। आज भी जो सीनियर अधिकारी नहीं आए हैं तो उनके एडवोकेसी डिपार्टमेंट को हमारे द्वारा लिखा जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और भी बताना चाहता हूँ कि ऐसे सभी अधिकारियों की सीआर लिखने का अधिकार आने वाले समय में डीएम साहब को आने वाला है। पूर्वी दिल्ली के ककड़ी मोड़ से गाजीपुर तक स्वामी दयानंद मार्ग पर एक बार फिर सड़क किनारे निर्माण और C&D का मलबा जमा होने लगा है। जी हां, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एमसीडी ने इस मार्ग से मलबा हटाया था, जिससे लोगों को कुछ समय के लिए राहत मिली थी, लेकिन अब फिर से बड़ी मात्रा में मलबा सड़क किनारे डाला जा रहा है। इससे सड़क काफी पतली हो गई है और कई जगह ट्रैफिक जाम की समस्या भी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सबसे ज्यादा परेशानी 2 पहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वाले लोगों को हो रही है। तेज हवा चलने पर मलबे से धूल उड़ती है, जिससे आसपास के इलाकों में प्रदूषण फैलता है। इसका असर बच्चे, बुजुर्गों और सांस के मरीजों पर भी पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन मलबा हटाने की कार्रवाई तो करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही स्थिति बन जाती है। स्थानीय लोगों ने एमसीडी और संबंधित विभाग से मांग की है कि मलबा
फेंकने वाले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और नियमित निगरानी रखी जाए और इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके, ताकि लोगों को जाम, प्रदूषण और हादसों से जो खतरा है उससे बचा जा सके। अभी कुछ दिनों पहले एमसीडी के जो कमिश्नर हैं उन्होंने आदेश दिए थे कि कड़कड़ी मोड़ से गाजीपुर मोड़ तक मलबा नहीं डाला जाएगा, लेकिन उन आदेशों का पालन कुछ ही दिन तक दिखाई दिया। अब अगर दिखाएं साफ तस्वीरों में, अभी हाल की तस्वीरें हम दिखाते हैं तो यहाँ पर फिर से जो मलबा और कूड़ा डालने का सिलसिला है वो फिर से शुरू हो गया और रोड के किनारे मलबा डाला जा रहा है। रात के समय यहाँ पर मलबा डालकर जो ट्रैक्टर माफिया हैं वो डालकर चले जाते हैं, जिसके कारण ये सुबह तक रोड पर इतना फैल जाता है, जिसके कारण यहाँ पर भारी ट्रैफिक जाम भी देखने को मिलता है। वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है और जिसके कारण लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली के शादरा स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने भाजपा नेताओं के सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन के पास स्थित श्याम पैलेस में आयोजित हुआ। आपको बता दें कि इस मौके पर भाजपा में नई जिम्मेदारियां मिलने पर डॉक्टर अनिल गुप्ता, पंकज लूथरा और विनीत जैन का फूल के गुलदस्ते से और स्मृति चिन्ह से स्वागत किया गया। आपको बता दें सम्मान दिया गया उन्हें और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उद्योगपति, उद्यमी और एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे। डॉक्टर अनिल गुप्ता ने पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे जनसेवा, राज्य सेवा और उद्योग जगत की समस्याओं को पूरी मजबूती से उठाते रहेंगे। वहीं पंकज लूथरा ने कहा कि क्षेत्र में स्वच्छता, बेहतर सुविधाएं और विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जाएगा। विनीत जैन ने कहा कि वे उद्योग जगत की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और उसके समाधान के लिए पूरी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। एसोसिएशन के प्रधान हरीश गर्ग ने इससे पूरे औद्योगिक क्षेत्र के लिए गर्व का पल बताया। वहीं आपको बता दें कि दीपाराम चौधरी ने कहा कि ये सम्मान केवल व्यक्तियों का नहीं बल्कि पूरे उद्योग जगत का सम्मान है। दिल्ली के जो सबसे पुराना ऐतिहासिक औद्योगिक क्षेत्र है फ्रेंड्स कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र, जिसने अभी रिसेंटली ही 100 वर्ष की यात्रा अपनी पूर्ण की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस सेलिब्रेशन का हिस्सा बना। उस औद्योगिक क्षेत्र से एसोसिएशन में काम करने वाले मेरे जैसे एक कार्यकर्ता जो कि उद्यमियों के बारे में चिंतित रहते हैं, उनके विकास के बारे में सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ काम करने वाले कई उद्यमियों को विभिन्न पदों से सुभोजित किया है। उसमें सबसे प्रमुख नाम है श्री हर्ष मल्होत्रा जी का, जिनका उद्यम यही है, आज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। उसमें नाम आता है संजय गोयल जी का, जो यहाँ के विधायक है, उनका यहाँ उद्यम है। उसमें नाम मेरा भी आता है, मैं चेयरमैन हूँ, पार्टी के विभिन्न पदों पे रहा और आज मुख्य प्रवक्ता हूँ। पंकज लूथरा जी का नाम आता है, जो हमारे जोन चेयरमैन है, पार्षद हैं। विनीत जैन का नाम आता है, जो शादरा जिले के प्रवक्ता हैं। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र तो है, लेकिन इससे पहले जो यहाँ जितने भी उद्योग वाले हैं हमारे परिवार की तरह हैं। कहीं तो हमारे खुद के ही वार्ड में रहते हैं और कहीं जो बाहर भी रहते हैं वो भी परिवार से बढ़कर हमारा एक हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को यही लोग मजबूत करते हैं। खबरों के सिलसिले में बस इतना ही। ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़े अपडेट के लिए जुड़े रहें CCN डिजिटल के साथ।